स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, अक्षय कुमार कोई हिस्टोरियन या स्कॉलर नहीं है। उन्होंने पढ़ाई भी ठीक ठाक ही की है। उन्होंने खुद कहा है कि उनका पढ़ाई में कम मन लगता था, लेकिन उन्होंने एक ओपिनियन एक इंटरव्यू के दौरान सभी के सामने रखी, जिससे एक नई बहस देश में छिड़ी है। भारत वीरों की भूमि है। इस भूमि की वीर गाथाएं समस्त विश्व ने सुनी है। समय समय पर वीर गाथाओं को पर्दे पर लाया भी गया ताकि नई पीढ़ी योद्धाओं के शौर्य से रूबरू हो। महान योद्धा वीर सम्राट शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की वीरता शौर्य की कहानी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है। अक्षय कुमार ने कहा कि जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें हमारे राजाओं जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कम बताया गया। अक्षय कुमार ने इतिहास को बैलेंस करने की जरूरत भी बताई। अक्षय के बयान से एक बहस छिड़ गई है कि क्या इतिहास में आक्रांताओं के बारे में ज्यादा पढ़ाया गया है और हिंदू शासकों के बारे में कम बताया गया है। आज करेंगे इसी पर बहस। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आर तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और जयंतीलाल खंडेलवाल इतिहासकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। जयंतीलाल जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, क्या सचमुच ऐसा है जैसा अक्षय कुमार कह रहे हैं? अक्षय कुमार के बयान को लेकर आप कैसे देख रहे हैं उसे? एक बार मुझे अक्षय कुमार जी का बयान दोबारा सुनाइए, नेटवर्क प्रॉब्लम थी वो। अच्छा, अक्षय कुमार का यह कहना है कि हिंदू राजाओं के बारे में कम पढ़ाया गया है और मुगलों के बारे में सिलेबस में ज्यादा जगह दी गई है बच्चों के। क्या सचमुच इस तरह की स्थिति है? ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य कथन है। अब जो हिंदुस्तान का जो जनमानस है वो इस बात की डिमांड कर रहा है कि जो हिंदू सम्राट हुए जिन्होंने मुगलों को शिकस्त दी उसके बारे में कम पढ़ाया गया है। क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों को इतिहास पढ़ाता हूँ और बिल्कुल सही कहा है अक्षय कुमार ने कि हिंदू राजाओं के बारे में कम पढ़ाया गया है, मुगलों के बारे में ज्यादा। लेकिन अब नैरेटिव चेंज हो रहा है। अब मुगल इतिहास को जितना ग्लैमर के साथ में पेश किया गया था, अब उसे धीरे धीरे जनता अलग करके देख रही है और जो स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उन बच्चों में भी एक चेतना पैदा हो गई है कि जो हिंदू सम्राट थे, विदेशी जो मुगल आए, तुर्क आए, उन सबको प्राप्त करके भारतीय संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को जिंदा रखा। मंदिरों को ध्वस्त करने वाले विदेशी शासकों ने भारतीय जनता पर बहुत जुल्म ढाए थे और बहुत सारा धर्मांतरण भी। लेकिन जयंतीलाल जी, मुझे थोड़ा सा समझाइए, चूंकि हम चाहते हैं कि इस विषय को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए और राजनीतिक बहस न हो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि स्कूलों में दिल्ली केंद्रित इतिहास ज्यादा बताया जा रहा है, खासकर 1206 से 1750 को ज्यादा ओवर एम्फेसिस किया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, किताबों में ये पढ़ाया गया कि मुगलों ने भारत पर राज किया, लेकिन सच ये है कि भारत पर नहीं, भारत में राज किया क्योंकि स्थानीय शक्तियां इतनी प्रबल थी कि मैं आपको उदाहरण देके बताऊं, औरंगजेब जो मुगल शासक था, बड़े अत्याचारों के लिए इतिहास में वो कुख्यात है। दक्षिण भारत में जब वो गया तो 25 साल तक वो दक्षिण भारत में रहा, दिल्ली की गद्दी पर वो बैठ ही नहीं पाया। आप समझ सकते हो कि उसको चुनौती देने वाली हिंदू शक्तियां मराठों की थी, दक्षिण के अंदर की जाटों की थी, राजपूत शक्तियां थी, सारे हिंदू योद्धाओं की शक्तियां थी जिन्होंने औरंगजेब को दक्षिण के अंदर चारों तरफ से घेर लिया और ऐसा घेरा कि वो दिल्ली पर वापस आ ही नहीं सका। तो आप समझ सकते हो कि मुगलों ने पूरे भारत पर शासन कहाँ किया है। भारत के अंदर कुछ हिस्सों पर राज किया है। प्रबल चुनौतियां उनको मिली है, उनको इतनी चुनौतियां मिली है कि अनेक बार राज सत्ता जाते जाते बची है उन लोगों की। तो ग्लैमर जो किया गया था, दिल्ली केंद्रीय इतिहास जो पढ़ाया गया, हिस्टोरियन ने जो मुगल केंद्रीय इतिहास पढ़ाया गया और यूरोपियन कश्मीर को इतिहास लिखा गया, मुगल इतिहास को ग्लैमराइज करके लिखा गया। अब वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और निश्चित मानिएगा कि सच जो है इतिहास का वो उगलेगा
अब जनता की डिमांड है। भारत की युवा पीढ़ी दो की तीन डिमांड मेरे है। अपने ऑब्जर्वेशन है जो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के सिलेबस को देखें, अंबेडकर जी या ज्योतिबा फूले या गौतम बुद्ध, इन्हीं के इतिहास को कितना हमें पढ़ाया जा रहा है, जबकि ये भी हमारी संस्कृति, हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा है। उनके बारे में भी इतिहास में सिलेबस में चीजें कम है। और इसके अलावा मैंने हाल के दिनों में मैं आपके पास आऊंगा आशीष चतुर्वेदी जी, इसलिए आप भी ध्यान से सुने। हाल के दिनों में मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और मैंने उनसे ऐसे ही पूछा रैंडमली कि पृथ्वीराज चौहान या शिवाजी महाराज, इनके पिता का नाम क्या है, बेटे का नाम क्या है, वो कौन से वंश से थे, तो बहुत से लोग नहीं बता पाए। अब ऐसा नहीं है कि वो समय की आपाधापी में भूल गए, उन्हें दरअसल पता ही नहीं था, उन्होंने कभी सुना ही नहीं। तो आशीष जी, अब जब इस तरह की फिल्में आ रही हैं तो रिएक्शंस ये आ रहे हैं कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी बैकग्राउंड से ये फिल्में बनवा रही हैं। देखिए स्वप्निल जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो बहस अभी हम कर रहे हैं कि जो इतिहास में मुगलों का ज़्यादा ग्लैमर से पढ़ाया गया, उनको बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन हमने उनको हिस्सा दिया है, ये बहस कोई आज की बहस नहीं है। आप देखिए, ये वो सभी लोग जो भारतीय अस्मिता में विश्वास रखते हैं, भारत का एक गौरवशाली अतीत मानते हैं, ऐसा अधिकतर लोग मानते हैं कि हमने मुगलों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन इतिहास में जगह दी है। आप देखिए स्वप्निल जी, हम किसी से भी पूछ लेंगे, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हम पूछें तो आप देखिए, जो भी विद्यार्थी, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन जितनी मैंने 10वीं तक इतिहास पढ़ा है उसमें मुझे मुगलों की पूरी जो वंशावली है वो कंठस्थ हो गई, क्योंकि हमें ऐसा पढ़ाया गया। अगर हम बाबर से लेकर के, हुमायूं से लेकर, अकबर से लेकर के, जहांगीर और शाहजहां की बात करें, औरंगजेब की बात करें, सबको पता है। आप देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था और उसका बेटा कौन था, तो बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। आप देखिए, उनका भी एक 100 साल का बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिसने संपूर्ण भारत पे राज किया है। आप देखिए, और मैं अभी इतिहासकार जयंती लाल जी को भी सुन रहा था। मेरा एक सवाल और आपसे ये है कि देखिए, कुछ चीजें तो आस्था की भी बात होती है, लेकिन इतिहास आस्था से नहीं लिखा जाता। तर्कों पर घंटों हुई बहस के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर इतिहासकार लिखते हैं। बिल्कुल, देखिए, नहीं, देखिए, मैं आपके पॉइंट पर ही आ रहा हूं। देखिए स्वप्निल जी, जो इतिहास है वो तथ्यों पर आधारित है। आप देखिए, आप भारत में किसी से भी पूछ लेंगे कि साहब मुगलों का शासन कितना रहा, तो एक जनरल जवाब आता है कि साहब मुगलों ने देश में 300 साल राज किया। जबकि सत्य जो है, अभी इतिहासकार जयंती लाल जी बता रहे थे, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें औरंगजेब के पहले जितने भी शासक रहे, आप देखिए, ये नर्मदा तो क्रॉस ही नहीं कर पाए, ये दक्कन के हिस्से में तो जा ही नहीं पाए। और अगर हम बात करें कि सपोज पूरे मुगल मतलब 1556 से बात करें, तो मात्र 1707 तक इनका एक राज रहा है। आप देखिए, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई वो किसके बीच में हुई है? 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई वो मराठों और अफगानों के बीच में हुई है। आप देखिए, मराठे कहां से चल के पानीपत पहुंच गए, इसका मतलब उस समय देश में किसका राज था? उसमें देश में मराठों का राज था। तो हमको इतिहास को सही रूप में पढ़ाया नहीं गया, ये वास्तविकता है। इतिहासकार बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे जो कि तर्कों पर आधारित होगा, न कि आस्था पर आधारित। मैं बता रहा हूं ना, आप 1761 नहीं, सुनिए पानीपत 1761 सवाल है मेरा, एक सिंपल सा आपसे एक सवाल है कि अभी आप लोगों ने 8 साल पूरे कर लिए, क्या आपने सिलेबस को अब बैलेंस बनाने के लिए कुछ किया अब तक 8 साल में? देखिए, निश्चित रूप से, देखिए स्वप्निल जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार समय समय पर को रिवाइज कर रही है। नहीं, इजाजत दे तो इसका जवाब मैं दे दूं। हाँ, आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बोलिए। हाँ बिल्कुल, अभी यूजीसी ने बहुत अच्छा एक सिलेबस भी तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। हमारे इतिहासकारों की टीम पर जुट गई है। ठीक है, स्कूल पाठ्यक्रम के लिए सीबीएसई बोर्ड में और जितने भी बोर्ड है उस सब में चेंज होने वाला है। और यूजीसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी चेंज कर रही है, यूपीएससी के सिलेबस में भी चेंज होगा। यानी संस्थागत परिवर्तन होने वाला है, जिसमें जो पहले ग्लैमराइज करके इतिहास पढ़ाया गया वो बिल्कुल हट करके होगा और सच्चा इतिहास होगा। नहीं, लेकिन फिर क्या वो बैलेंस होगा? क्योंकि यहाँ पर बात है कि चीजों को बैलेंस बनाया जाए। बैलेंस होगा, बिल्कुल बैलेंस होगा। और इसके अलावा हम बता दो, साक्ष्यों पर आधारित, तथ्यों पर आधारित, एक ही बात मन नहीं। ठीक है जयंती लाल जी, मैं आगे आपके पास आता हूँ, मुझे और भी गेस्ट को डिबेट में शामिल करना है। आर तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आर तिवारी जी, देखिए, बात यह है, असंतुलित, असंगत या विकृत, ये हम कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों इतिहास के एक बड़े हिस्से को
प्रॉपर बैलेंस नहीं दिया गया किताबों में। मतलब कुछ जो शासनकाल जो 700 साल चले, उनके किस्मत में 2 या 3 पन्ने आए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर शासनकाल के हिस्से में 16-17 पन्ने आ गए। स्वप्निल, ये राष्ट्रव्यापी बहस है। जयचंद कांग्रेस ने पैदा नहीं किया और शक्ति सिंह कांग्रेस ने पैदा नहीं किया। इन राजाओं के जमाने में, महाराजाओं के जमाने में, भाइयों में, परिवार में फूट। मुगलों को यहां शासन किसने सौंपा? हूणों को किसने सौंपा? ये विदेशी आक्रांत आए थे, उस समय कांग्रेस थी क्या? कांग्रेस तो एक जन आंदोलन 1885 में पैदा हुआ। तभी तो कांग्रेस नहीं थी। ये सारी घटनाएं हैं। लेकिन आदर तिवारी जी, मुगल आए थे तब भी कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस तो अंग्रेजों के राज में पैदा हुई। ये राजा महाराजाओं, मुगलों का इतिहास, हूणों का इतिहास, इनका इतिहास, ये तो इतिहासकार लिखते हैं ना। और राज्यों में बैलेंस बनाने की बात कर रहा हूं तिवारी जी, मेरी बात को समझिए। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि स्कूलों के जो सिलेबस थे वो तो कांग्रेस के शासनकाल में ही बने ना। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इतिहास में बैलेंस नहीं हो सकता था? 35 साल से बिहार में सरकार कांग्रेस की नहीं, यूपी में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, बंगाल में नहीं। यहां तो सरकारें बनती रही बसपा की, भारतीय जनता पार्टी की, क्षेत्रीय दलों की। ये सारा रावड़ा, ये जो खंडेलवाल साहब बोल रहे हैं, मेरे को तो लगा रहे भारत के शिक्षा मंत्री के नाते बोल रहे हैं। इनको सारा पता है। तो 8 साल पहले मोदी जी से कह करके सारी जो आज बहस अक्षय कुमार जी के नाम पे आपने टीवी चैनल पे की है, एक खंडेलवाल साहब भी कह देते कि भाई साहब ये तो बहुत गलत हुआ, तो 8 साल में ठीक कर देते। आज अक्षय कुमार ने कह दिया। नहीं आदर तिवारी जी, अगर ये गलत हुआ, आप इसे स्वीकार करते हैं, तो इसको 2022 तक का सफर इस इतिहास ने तय किया है सिलेबस में। तो ये तो पहले भी सुधर सकता था ना। अगर गलत था तो फिर उसे लंबा गलत क्यों रखा गया? उसे लंबा अनबैलेंस क्यों रखा गया? अब तो अभी तो सरकार को 8 साल ही हुए हैं। आप इंतजार कीजिए, सब परिवर्तन होगा उसके अंदर। रुकिए देखिए, फिर बात मैं तो कह रहा हूं अब तक हो जाना चाहिए था। नहीं, आप जैसे जागरूक इतिहासकार अब तक चुप कैसे बैठे थे? आज स्वप्न नहीं, तो फिर क्या आदर तिवारी जी, आपने अपने हिस्से के इतिहासकार छाट कर सिलेबस बनवाया? ऐसा तो नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं, जो चीज गलती इस 8 साल में सुधरनी चाहिए थी, वो उसके पहले भी तो 70 साल नहीं सुधरी क्यों? सिंपल सा सवाल है ना। लेकिन ठीक है, मैं आगे आपसे लूंगा। ओंकार सिंह लखावत जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, चारण साहित्य शोध संस्थान से वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओंकार सिंह जी, मैं स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देखिए, फिर वही बात है कि इतिहास आस्था से नहीं लिखा जाता। यहां बात हो रही है उसके असंगत या विकृत होने की नहीं, बात हो रही है उसके असंतुलित होने की। असंतुलित इतिहास क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? नहीं, मेरा ये कहना है कि राजपूताना का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। आप केवल आज और कल की बात छोड़िए, राजनीतिक पार्टियां तो आज बनी है, कोई राजनीतिक पार्टियां उस जमाने में नहीं थी जिस समय पृथ्वीराज चौहान होते थे, जिस समय गजनी ने हमला किया, गोरी ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया। चलिए इन पार्टियों को छोड़िए, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला हमला किया, हमारे यहाँ पर राजा ताहिर ने उसका मुकाबला किया, उसके बाद गजनी ने किया, गजनी का मुकाबला जब सोमनाथ को गए तो गोगाजी चौहान ने उसका मुकाबला किया, उसके बाद मोहम्मद गोरी ने किया तो पृथ्वीराज चौहान ने उसका मुकाबला किया, बाबर ने किया तो राणा सांगा ने उसका मुकाबला किया। मेरा यह कहना है कि जितने विदेशी आक्रांता थे उन्होंने हमारे देश की अस्मिता पर, इसकी अक्षुण्णता पर, इसके भूभाग पर, इसकी धर्म पर, इसकी संस्कृति पर, इसकी जीवन शैली पर हमला किया। और इसका मुकाबला जिन योद्धाओं ने किया वो हमारे आदर्श पुरुष हैं, वो भारत के सपूत हैं, वो जन जन के नायक हैं। इसलिए मेरा कहना है कि उनको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। सरकारें आएगी जाएगी, परंतु ये महापुरुष लेकिन एक सवाल और ओंकार सिंह लखावत जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि अक्षय कुमार ने जो कहा वो आपने सुना होगा। ओंकार सिंह जी, विषय है और इसलिए एक सवाल और ले लें। इनके साथ भेदभाव करना ठीक है, यह अन्याय है किसी तरीके से। आपकी बात आ गई। एक सवाल और ओंकार सिंह जी मैं आपसे लेना चाहता हूं। ओंकार सिंह जी, मेरा सवाल यह है, अक्षय कुमार ने जो कहा, अक्षय कुमार खुद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको स्कूल की कितनी याद है मुझे नहीं पता। उन्होंने खुद एक समय कहा था कि भाई मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने एक ओपिनियन रखी। अब मैं ये कह रहा हूं कि वो इतिहास की किताबों से प्रभावित होकर ऐसा कह रहे हैं या साहित्य की किताबों से प्रभावित होकर ऐसा कह रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन वो एक इशू पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। आप मेरी बात को बेहतर समझ सकते हैं। कोई लेना देना नहीं,
मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अक्षय कुमार जी ने जो कहा कि भाई पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता रहा है या उपेक्षा रही है, केवल इतने विषय नहीं है। मैंने पृथ्वीराज चौहान का पहला स्मारक हिंदुस्तान में बनाया, जिसने मोहम्मद बिन कासिम ने मुकाबला किया दारसेन में, उसका पहला स्मारक मैंने अजमेर के अंदर बनाया। उसके बाद जो मोहम्मद गजनी ने किया और उसका गोगाजी चौहान का हमने गोगामड़ी में स्मारक बनाया। परंतु हमारा यह कहना है कि यह दायित्व बनता है, जो भी इलेक्टेड जनता की सरकारें आती है वो जो बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहती है उसमें इन महापुरुषों को जोड़ना चाहिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग किया। आज क्या है परिस्थिति, वो की वो है, प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी हो गए होंगे और हमला करने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी आईएसआई वाले हो गए होंगे। अंतर क्या हुआ? आप आतंकवाद और विदेशी हमले को प्रश्रय देंगे या उसको हतोत्साहित करने के लिए अगर आप राष्ट्रभक्ति का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएंगे, कहां से देशभक्त पैदा होने वाले होंगे? कहां देश के अंदर वातावरण बनेगा राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने का? इसलिए हमारा कहना है ये सब चीजें वोटों से ऊपर है, राजनीति से ऊपर है, ये देश की अस्मिता से जुड़ा विषय है। इसलिए अक्षय कुमार जी ने बात ठीक कही है कि कुल मिलाकर हमको राष्ट्रीयता की बात पढ़ाई जानी चाहिए। यहाँ पर और मैं जोड़ना चाहता हूँ, अक्षय कुमार ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो भी बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अनबैलेंस्ड वे में बताया जा रहा है। मैं इस चर्चा को आगे भी ले जाना चाहता हूं। मिथिलेश जैमिनी जी, मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं जयंतीलाल खंडेलवाल जी के पास जाना चाहता हूं। जयंतीलाल जी, देखिए मेरा सवाल मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक रखने की कोशिश करूंगा। हाल के दिनों में जब फिल्में आई तो हमें बहुत सी चीजें पता चली, ठीक है, ये वही अक्षय कुमार हैं, जब ओ माय गॉड बनी इनका विरोध किया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बनी तो देश के गृह मंत्री ने भी फिल्म देखी, एक राज्य के सीएम ने भी फिल्म देखी, उसे टैक्स फ्री करने की मांग उठी। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी RRR एक मूवी आई थी, उसमें मुझे ये पता चला कि साउथ से दो ऐसे क्रांतिकारी थे, फिल्म में हालांकि उसके फैक्ट्स को गड़बड़ किया गया, लेकिन दो ऐसे क्रांतिकारी थे साउथ में, ये हमें फिल्म से पता चला। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए हड़प्पा कल्चर की खुदाई के दौरान जानकारी नहीं मिली होती तो हो सकता है हम इतिहास 1206 से नहीं उसके और बाद से पढ़ रहे होते। देखिए स्वप्निल जी, आवाज नहीं आ रही है जी? सुन पा रहे हैं मुझे? अभी सुन पा रहे हैं? हाँ अब आ रही है जी। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। आपने मेरा सवाल सुना था? हाँ बिल्कुल सुन लिया। बोले, लोग तो वही जानेंगे जो दिखाया जाएगा, लोग वही जानेंगे उसने अदालत के बनाया जाएगा कि महाराजा तो हमारी जी तो बोले हमारी बात कितनी सी है। और अभी लखावत साहब ने इतना संतुलित बयान दिया, इतना संतुलित ढंग से आपको व्याख्यायित करके समझाया लखावत साहब ने। और हमारा मानना है जो पाठ्यक्रम में बदलाव होगा तभी हमें प्रेरणा मिलेगी। पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू सम्राट थे, महान योद्धा थे, उससे हमें धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा की शिक्षा मिलती है। ऐसे आदर्श व्यक्तित्व हमें इतिहास में पढ़ाए जाने चाहिए, ज्यादा पन्नों में उनके व्यक्तित्व और चरित्र को लिखा जाना चाहिए। भारत के लोगों की डिमांड ये है तो ये गंभीर सवाल पर मुझे लाता है। देखिए, जब राजनीतिक बहस नहीं है और राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना है, RR तिवारी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसको एग्जैक्टली सेक्युलर इतिहास भी तो नहीं कहा जा सकता है ना। तो इन 8 सालों की अगर हम बात छोड़ें तो 1947 के बाद से अब तक क्या गलत हुआ या कहां पर गलत हुआ? देखो, मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मामले में राजस्थान की शिक्षा विभाग के बारे में बता सकता हूं। टेलबोट आई थी, उसने भारत में राजस्थान में वीर रस के कवि ने पृथ्वीराज चौहान के लिए सोरठे छंद लिखे। वो लिखती है कि उन्होंने अपने दुश्मन को मारने के लिए अंगुलियों के निशान तक बताया कि इतनी अंगुली के दूर पर पृथ्वीराज चौहान। तिवारी बोल रहे हैं, उनको एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लेने दें। जन जन के नायक हैं, ये पाठ्यक्रम में पढ़ाए या ना पढ़ाए, फिर भी जन जन के नायक पृथ्वीराज चौहान है। ये किसी के पृथ्वीराज चौहान मोहताज नहीं है। ठीक है, RR तिवारी जी अपनी बात कंप्लीट करें। बलिदान हिंदुस्तान के जन जन में आस्था का केंद्र है। मेरा ये कहना है RR तिवारी जी अपनी बात कंप्लीट करें जल्दी से। इसमें नहीं है और इसके लिए बहुत ज्यादा मैं लाखावत जी की बात को सहमत हूं। देश के हीरो हैं जिन्होंने आजादी विदेशी आक्रांतों के साथ में आपने लड़ाई लड़ी, चाहे वो कोई भी हो, देश का किसी भी हिस्से का राजा हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान के कांग्रेस के शासनकाल में पृथ्वीराज चौहान के बारे में
वीर रस के कवि ने जो लिखा है वो कंठस्थ याद है मेरी जैसी उम्र के लोगों को भी। वीर रस के कवि ने कहा जब उसको दुश्मन को उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, फिर दुश्मन के सामने बैठाया गया, तो वीर रस के कवि ने उनको अपने सोठ में कहा था कि दुश्मन इतनी अंगुली दूर बैठा है, अगर वीर रस के कवि ने कहा तो आप दोबारा साहित्य की तरफ जा रहे हैं। करके दुश्मन को मारा। ये थे सम्राट पृथ्वीराज, ये कांग्रेस ने लिखा है। मैं राजस्थान की बात कर सकता हूं। ठीक है आशीष जी, मैं एक बार आपके पास भी आ रहा हूं। आशीष जी, हाँ, मेरा सवाल आपसे ये, देखिए मैंने अभी बीच में कमेंट किया, इतिहास को सेक्युलर रखने की कोशिश हुई इसलिए ये अनबैलेंस बना, या फिर कारण कुछ और है? क्योंकि वो सेक्युलर रह नहीं गया। अगर अनबैलेंस है तो वो सेक्युलर कैसा? आशीष जी। हेलो जी बोलें। स्वर्णिम जी, आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? आप आशीष जी, मैंने कहा कि अगर कोशिश ये थी कि इतिहास को सेक्युलर रखा जाएगा तो अनबैलेंस करने के बाद वो सेक्युलर रह नहीं जाता। देखिए स्वर्णिम जी, अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने सेकुलरिज्म को बोलते रहे, लेकिन इन्होंने पूरे समय पे सूडो सेकुलरिज्म की राजनीति की है। मैं उस राजनीति के विषय में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे योद्धा रहे हैं जिनको स्थान नहीं मिला, जिसके लिए वो डिजर्व। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए मिथिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए इस माफी के साथ आ रहा हूं कि मैं बीच में आपको कहीं पर ले नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता हूं आप मेरे से बातचीत करें। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इतिहास से मुंह मोड़ा जा सकता है, और अगर मुंह मोड़ा गया तो उसका क्या कारण रहा होगा? कांग्रेस ने वो स्थान नहीं दिया जिसके कि ये हकदार थे। देखिए स्वप्निल जी, इतिहास से कारण क्या रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एजुकेशन स्टेट की पॉलिसी है। तमाम स्टेट्स इसमें चेंज कर सकते थे। बीजेपी भी राजस्थान में आई थी, आज बात कर रहे हैं तो बीजेपी वाले चेंज कर लेते। आप केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन चौहान साहब का नाम ले रहे हो, पृथ्वीराज चौहान का, जो सबके आदरणीय है, सबके पूजनीय है। ईमानदारी से हमारी जो सनातन धर्म है उसमें अभी तो हमारे यहाँ जाति की लड़ाई चल रही है, पृथ्वीराज चौहान गुर्जर था या राजपूत था, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे शरीर में चारों वर्ण हैं। हमारे वर्ण में ऊपर का जो धड़ है उसको ब्राह्मण कहा गया है, जो भुजाएं हैं उनको क्षत्रिय कहा गया है, जो उदर है उसको वैश्य कहा गया है, और कटी से नीचे को शूद्र कहा गया है। हर आदमी, अगर जो कोई हाथों से रक्षा करता है किसी की अपने मुंह पे रक्षाई, तो वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय में गुर्जर है या राजपूत है, कई गोत्र ऐसे हैं राजस्थान में, जो चौहान है वो राजपूत भी है, गुर्जर भी है, जाट भी है। तो हमारे यहाँ जातिगत लड़ाइयां तो दूर नहीं कर पाए हम हीरोज को लेके। आज भी हमारे यहाँ प्रदर्शन होते हैं। नहीं क्या मिथिलेश जी, इस तरह के विषय पर इसका मतलब यह कि हमने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पढ़ा है। इसका रीजन ये है कि गैप को भरने के लिए हुआ है या फिर सोच समझ कर हुआ है? देखिए ये सोच समझ कर नहीं हुआ, एक गैप को भरने के लिए हुआ। जो तमाम उस समय के दौर थे, आज आजादी के 75 साल बाद हमने कौन सा इतिहास चेंज कर लिया? अब तो 8 साल से तो बीजेपी का राज था ना, आप चेंज कर देते, आपको किसने रोका था? राजस्थान में आप रहे ना इतने साल, क्यों किसने रोका था आपको? केवल बैठकर बातें करना और राजनीतिक लाभ लेना, और कश्मीर फाइल के पार एक जो मूवमेंट बना उसको कैश करना, महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाना, इस उद्देश्य के लिए उपयोग करोगे मानवों का, जो हमारे सबके लिए पूजनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।